हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम औद्योगिक संबंध के अंतर्गत औद्योगिक संबंध का परिचय और औद्योगिक संबंध के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के इस सेशन में हम सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे, औद्योगिक संबंध क्या होता है, किन के बीच में औद्योगिक संबंध होता है, औद्योगिक संबंध की परिभाषा क्या है, इसके आयाम क्या है और नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध को कैसे दर्शाया जा सकता है। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में ट्रेड यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मैंने आपको टारगेट बताया, इतना ही हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपको सब्जेक्ट समझना है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा पैड कोर्स नहीं लिया है तो 349 रुपये में मात्र आपको ये कोर्स मिल रहा है। ईपीएफओ 100 कूपन कोड यूज करिएगा, वहां पर आपको 349 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एग्जाम वेब। एग्जाम वेब जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत आपको ऐप दिख जाएगा और ऐप दिखने के बाद में आप इसको डाउनलोड करिए, पेड कोर्सेज पे जाइए, पहले नंबर पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मात्र 349 रुपये में, विद टेस्ट सीरीज और विद फुल क्लास नोट्स के साथ में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि आपकी क्लास यूट्यूब पर परमानेंट रहेगी अभी ये क्लास। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक करके आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर भी कवर कराएंगे, लेकिन रिवीजन के माध्यम से कराएंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस अगर पूरा करना है तो आप हमारे कोर्स पर जाइए, कोर्स को परचेज करिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स है, तो इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी परचेज करिए। दिए गए नंबर पर क्वेरी करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के बारे में या फिर और किसी अन्य चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, औद्योगिक संबंध के बारे में। औद्योगिक संबंध होता क्या है और किसके किसके बीच में ये संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर औद्योगिक संबंध की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर औद्योगिक संबंध का इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। अगर हम बात करें औद्योगिक संबंध की, तो औद्योगिक संबंध किनके किनके बीच में होता है, एम्प्लॉय के बीच में होता है। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, कर्मचारी। एम्प्लॉयर के बीच में होता है, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, या हम इसे नियोजक भी कह सकते हैं या फिर हम इसे ऑनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं, यानी जो नौकरी देता है। या और किसके बीच में होता है, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जिसे हम क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। कौन सा संघ, श्रम संघ। इसके बाद में गवर्नमेंट के बीच में यानी सरकार के बीच में होता है, सरकार। और इसके बाद में जुडिशरी आती है यानी न्यायालय, न्यायालय। तो इनके बीच में जो संबंध होता है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है औद्योगिक संबंध। यानी इंडस्ट्री में ये लोग होते हैं जितने मैंने बताए हैं आपको, यानी किसी भी उद्योग में इनकी आवश्यकता होती है। और जब जिनमें इनकी आवश्यकता होती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, ट्रेड यूनियन हो, गवर्नमेंट हो या फिर जुडिशरी हो, इनके बीच में जो आपस में रिलेशन होगा, इनके बीच में एक ना एक रिलेशन होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम औद्योगिक संबंध बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। औद्योगिक संबंध समझने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है जिसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रख सकते हैं, एम्प्लॉय, एक डायग्राम तरीके से याद रख सकते हैं। एम्प्लॉय यानी क्या होता है, कर्मचारी। एम्प्लॉय कौन होता है, कर्मचारी, कर्मचारी। और इनके इनके बीच में, किनके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉयर यानी हम इसे क्या कहेंगे, नियोक्ता बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, नियोक्ता बोलेंगे या हम नियोजक बोलेंगे। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में संबंध होता है। इनके बीच में क्या होता है, आपस में, इनके बीच में आपस में संबंध होता है। अब इसी संबंध को दर्शाने के लिए, इसी संबंध में रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए
इनके बीच के संबंध को रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए कौन आता है बीच में? गवर्नमेंट आती है, यानी सरकार आती है। मैं ऊपर जो मैंने बताया है आपको, बस उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके आपस के बीच में संबंध स्थापित बने रहें तो इनके बीच में कौन आती है? इनके बीच में सरकार आती है, जिससे संबंध स्थापित बने रहें। अब ये संबंध स्थापित सरकार है। अब इनके साथ में और कौन आएगा? ट्रेड यूनियन आती है। सरकार तो बाद में आएगी, लेकिन पहले कौन आता है? ट्रेड यूनियन, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रम संघ बोलते हैं। और जो श्रम संघ है वो किसके राइट्स के बारे में सोचता है, किनके अधिकारों के बारे में सोचता है? श्रम संघ है वो किसके अधिकारों के बारे में सोचता है? वो इनके राइट्स यानी कर्मचारी के राइट्स यानी अधिकार के बारे में सोचता है, उनके बारे में बातचीत करता है। कौन? ट्रेड यूनियन। अगर इनके बीच में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाए, आपस में विवाद की स्थिति आ जाए, विवाद की स्थिति, तो इसको कौन संभालता है? इसको संभालता है कोर्ट। इसको कौन संभालता है? कोर्ट संभालता है, या फिर हम कह सकते हैं जुडिशरी संभालता है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में न्यायालय संभालता है। इनको कौन संभालता है? न्यायालय संभालता है। तो इसी को आप लोग याद रखेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? औद्योगिक संबंध के बारे में हो जाता है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए औद्योगिक संबंध किनके किनके मध्य होता है, तो आप लोग बताएंगे औद्योगिक संबंध एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, ट्रेड यूनियन यानी संघ या श्रम संघ कह सकते हैं, यहाँ पर श्रम संघ लिख लीजिएगा, श्रम संघ, गवर्नमेंट यानी सरकार, जुडिशरी यानी न्यायालय। इनके बीच में जो आपस में संबंध होता है किसी इंडस्ट्री में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम औद्योगिक संबंध बोलते हैं। अच्छा, औद्योगिक संबंध की परिभाषा क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो अन्य एग्जाम होते हैं जहां पर औद्योगिक संबंध से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो उसमें कई बार पूछा गया है औद्योगिक संबंध की परिभाषा क्या है। ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? औद्योगिक संबंध की परिभाषा। तो औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से दो शब्द हैं? आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। औद्योगिक संबंध कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो उद्योग या उद्योग, दूसरा क्या है? संबंध। एक क्या है? एक है उद्योग, उद्योग, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है संबंध। तो औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कौन सा है? उद्योग, दूसरा संबंध। उद्योग क्या कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग उस एक्टिविटी को कहते हैं, उस इकाई को कहते हैं या उस यूनिट को कहते हैं जहां पर प्रोडक्शन का काम चल रहा हो या प्रोडक्शन दिया जा रहा हो, उत्पादन किया जा रहा हो, या फिर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया जा रहा हो, चाहे उसमें लाभ हो या ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको उद्योग बोलेंगे। और उस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जिनके जिनके बीच में जो जो काम करते हैं और जो उसका ऑनर होता है, उनके बीच में जो भी कार्य होता है, उनके बीच में जो भी संबंध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम औद्योगिक संबंध बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक संबंध बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग उसे कहते हैं जहां पर उत्पादक गतिविधि हो रही हो। उत्पादक गतिविधि जहां पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे उद्योग बोलते हैं। इसके बाद में संबंध क्या होता है? उद्योग के अंदर, उद्योग के अंदर, उद्योग के अंदर नियोक्ता या नियोजक भी बोल सकते हैं, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच आपसी साझेदारी या फिर बातचीत, साझेदारी या बातचीत, या फिर हम कह सकते हैं संबंध, कि उनके बीच में किस प्रकार से संबंध है, अच्छे संबंध है या बेकार संबंध है।
तो इसी को हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक संबंध। जहां पर उत्पादक गतिविधि हो, जिसमें एक व्यक्ति या समूह लगे हुए हों, उसे हम क्या बोलेंगे, उद्योग बोलेंगे। जहां उत्पादक गतिविधि हो या वितरण का कार्य हो, वितरण का कार्य हो, वितरण का कार्य हो, या या नहीं करेंगे, वितरण का कार्य हो। इसके बाद में जिसमें व्यक्ति यानी कर्मचारी, व्यक्ति या व्यक्ति समूह संलग्न हो, संलग्न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम उद्योग बोलेंगे। और जब इन्हीं दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं तो उसे उससे क्या निकल के आता है, उससे औद्योगिक संबंध की परिभाषा निकल के आती है। और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। हालांकि अब तो चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर औद्योगिक संबंध की परिभाषा होती क्या है। अब इसमें हम देखेंगे, डे लियोडर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने औद्योगिक संबंध की परिभाषा में बताया है कि मौजूद उद्योग में रोजगार प्रक्रियाओं में पुरुषों एवं महिलाओं का जो आवश्यक सहयोग जो है वो क्या कहलाता है, यानी पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग को हम कहते हैं औद्योगिक संबंध। यानी जो भी उद्योग मौजूद है उसमें जो महिलाएं कार्यरत हैं, जो पुरुष कार्यरत हैं, और जो नियोक्ता उनसे कार्य करवा रहा है, उनके बीच में अगर आपसी संबंध जो है वही औद्योगिक संबंध कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी होगी, नियोक्ता और कर्मचारी संबंध क्या होता है। मतलब नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता क्या चाहता है कर्मचारियों से, और कर्मचारी नियोक्ता से क्या चाहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग क्या पड़ेगी, नियोक्ता और कर्मचारी संबंध। नियोक्ता और कर्मचारी संबंध। नियोक्ता और कर्मचारी संबंध। इसमें देखेंगे कि आखिर नियोक्ता क्या चाहता है कर्मचारी से, और कर्मचारी क्या चाहते हैं नियोक्ता से। तो कर्मचारी सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद में हम नियोक्ता देखेंगे। कर्मचारी और नियोक्ता। अच्छा बताइए, कर्मचारी क्या चाहेगा। मतलब कोई भी कर्मचारी, आप अपने आप को ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आप वहां से क्या चाहेंगे, तो आप सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं, यानी जो आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा बनी रहे। मतलब वो आपकी नौकरी है जो छीनी ना जाए, तो नौकरी की सुरक्षा बनी रहे। फिर इसके बाद में आप चाहते हैं कि एक बेहतर कार्यस्थल हो, बेहतर कार्यस्थल हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो वो स्थल जो है वो कैसा होना चाहिए, बेहतर कार्यस्थल होना चाहिए, जिसमें आपको काम करने में मन लगा रहे। इसके बाद में बेहतर कार्यस्थल के साथ साथ में एक बेहतर वेतन चाहते हैं, बेहतर वेतन, बेहतर वातावरण, बेहतर वातावरण, यानी ये कार्यस्थल से ही संबंधित है। और क्या चाहेंगे, और चाहेंगे प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो गया, प्रशिक्षण का मतलब ये हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस प्रकार से, मान लीजिए आज के जमाने में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी मतलब आज के समय में जो डिजिटलीकरण हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, तो ऐसे में नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं। और मशीनें क्या कर रही हैं, कम से कम 100 से 1000, कई मशीनें तो 1000 से भी ज्यादा लोगों का काम अकेले कर रही हैं। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अगर जो पहले से काम कर रहे होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी तो चला सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है तो उनको चलाने के लिए कई नए मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए, मजदूर होंगे, भले वो स्किल हो या अनस्किल हो, अगर मशीन है तो स्किल लेबर की आवश्यकता होगी। और स्किल लेबर तो वही होता है ना जो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर आता है, सीख के आता है। तो आज के समय में जो पढ़े लिखे हैं वो तो कॉलेज वगैरह में ही ट्रेनिंग ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जो फैक्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं, उनके पास अनुभव है काफी चीजों का, तो वो उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सीख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि प्रशिक्षण दिया जाए, दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाए हर एक चीज को लेकर, जिससे हमारी नौकरी की सुरक्षा जो है वो निरंतर बनी रहे। नौकरी की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो ट्रेनिंग चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहते हैं। इसके बाद में ये तो कर्मचारी चाहता है, क्या चाहता है कर्मचारी, कर्मचारी क्या चाहता है
ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कर्मचारी तो ये चाहता है। आप लोग लिख सकते हैं कर्मचारी यानी जो एम्प्लॉय है वो चाहता है, कर्मचारी एम्प्लॉय वांट्स। नियोक्ता क्या चाहता है? नियोक्ता चाहता है एक बेहतर उत्पादकता को, एक प्रोडक्टिविटी को, बेहतर प्रोडक्टिविटी को चाहता है, यानी एक अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा उत्पादन हो, जिससे कि नियोक्ता का लाभ हो सके। जो भी हित की बात है यानी उनके हितों की बात है, हितों में विवाद नहीं, हितों में उनके कोई विवाद नहीं होना चाहिए, नियोक्ता ये चाहता है। नियोक्ता चाहता है जो भी कानून है इनका संरक्षण होता रहे, कानूनों का या कानून का संरक्षण होता रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद में लचीलापन बना रहे, उद्योग में लचीलापन बना रहे। लचीलापन किसमें? उद्योग में। और जब उद्योग में लचीलापन रहेगा, जब उद्योग में लचीलापन रहेगा तो जो औद्योगिक संबंध है यानी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो संबंध है उसमें भी लचीलापन बना रहेगा। जब औद्योगिक संबंध भी लचीलापन होगा और जब ये लचीलापन होगा तो इसके साथ में हम कह सकते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध, नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है वो भी कैसा होगा? वो भी लचीलापन होगा, वो लचीलापन बना रहेगा उनके संबंध में। मतलब क्या है कि नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे के प्रति अपनी बातों को रख सकते हैं, भले ही कर्मचारी ट्रेड यूनियन के माध्यम से रखे। लेकिन पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में कर्मचारी अपनी बात नियोक्ता के जस्ट सामने खुद ही रखता था, तब ट्रेड यूनियन नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड यूनियन का विकास होना स्टार्ट हुआ, ट्रेड यूनियन बनना स्टार्ट हुई, तब से क्या होने लगा है, तब से ट्रेड यूनियन के माध्यम से श्रमिक अपनी बात नियोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, मतलब एम्प्लॉयर तक पहुंचाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ऐसा याद रखिएगा कि आपको यहाँ से सीख कर एग्जाम में बिल्कुल सही से क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, औद्योगिक संबंधों का दायरा क्या क्या है। यहाँ पर डालेंगे औद्योगिक संबंधों का दायरा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, कमेंट में लिंक पिन दी गई है, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो औद्योगिक संबंधों का दायरा हम देखेंगे, औद्योगिक संबंधों का क्या क्या दायरा है। औद्योगिक संबंधों का दायरा कितना है? 4 चीजों में औद्योगिक संबंधों का दायरा देखने को मिलता है। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं। एक तो क्या है औद्योगिक संबंधों के दायरे में, एक देखने को मिलेगा, सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगा नियोक्ता कर्मचारी संबंध। पहले नंबर पर क्या देखने को मिलेगा? नियोक्ता कर्मचारी संबंध। तो इसका सबसे पहला दायरा यही है कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में जो आपसी संबंध है वो बना रहे। इसके बाद में दूसरा दायरा क्या है? समूह संबंध, यानी जो संघ या समूह बनाए गए हैं तो उनके बीच में जो दायरा है वो संबंध है वो बना रहे, उसका भी दायरा देखने को मिलता है। तीसरा कौन सा दायरा देखने को मिलता है? तीसरा दायरा देखने को मिलता है श्रम संबंध। कौन सा दायरा देखने को मिलता है सर? श्रम संबंध देखने को मिलता है, यानी श्रमिकों के बीच में आपस में संबंध जो है वो बना रहे, उनके दायरा है जो वो आपस में बने रहे। मतलब कोई भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव या फिर ऐसा भाव ना रखे जिससे कोई ना कोई नुकसान हो सके, तो कोई ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में चौथा दायरा कौन सा आता है? जनसंपर्क। चौथा दायरा कौन सा आता है? जनसंपर्क आता है। मतलब क्या है? जनता के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहें, उनके साथ में संपर्क बना रहे। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। औद्योगिक संबंध के अगर दायरे की बात करें तो पहला दायरा क्या आ जाता है? नियोक्ता कर्मचारी संबंध। दूसरा दायरा आता है समूह संबंध। तीसरा दायरा आता है श्रम संबंध। और चौथा दायरा आता है और जनसंपर्क, यानी जो पब्लिक के साथ यानी जनता के साथ, आम लोगों के साथ में जो संपर्क है वो बना रहे। तो ये दायरे आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आएगा, याद मत करिएगा, बस एक बार समझ लीजिएगा कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं।
चलिए देखते हैं। तो हेडिंग क्या थी आपकी? नियोक्ता कर्मचारी संबंध। हेडिंग डालेंगे नियोक्ता कर्मचारी संबंध। नियोक्ता कर्मचारी संबंध। देखिए, पहले नंबर पर देखेंगे, मधुर संबंध बनाए रखने के लिए नियोक्ता को कर्मचारी के साथ में उचित व्यवहार करना चाहिए। अगर नियोक्ता कर्मचारी का संबंध मधुर होगा तो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब जो उनके संबंध हैं वो मधुर होंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे इंडस्ट्री में फायदा होगा, सबसे ज़्यादा किसका? नियोक्ता का। तो इसीलिए नियोक्ता को कर्मचारी के साथ में अगर मधुर संबंध बनाए रखने होंगे तो उसमें क्या है, उसके लिए जो कर्मचारियों के साथ में नियोक्ता को उचित व्यवहार करना चाहिए, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी हम आगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वाला जब पढ़ेंगे तब उसमें हम अनुचित व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अनुचित व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। करीबन 7-8 पॉइंट रहेंगे जो हम पढ़ेंगे, अनुचित व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो नियोक्ता कर्मचारी का संबंध उचित बना रहे, या उचित बना रहे तो कैसे बना रहेगा? जब नियोक्ता है, जो नियोक्ता वो किसके साथ में? कर्मचारी के साथ में उचित व्यवहार करेगा तो इनका जो संबंध है वो कैसा बना रहेगा? वो संबंध इनका उचित व्यवहार करेगा अगर, तो इनका जो संबंध है वो मधुर बना रहेगा, मधुर संबंध बना रहेगा। एक तो पॉइंट ये याद रखना होगा, पहला पॉइंट बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताया है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जब नियोक्ता या कर्मचारी, सॉरी, जब कर्मचारी संबंध कार्यक्रम प्रदर्शन आधारित पदोन्नति और उत्पादकता, जो कर्मचारी की कंपनी के हितधारक होते हैं उनमें क्या है, उनमें विभिन्न मानव संसाधन रणनीतियों को भी अपने में शामिल किया जाता है। और जब ऐसी रणनीतियों को शामिल किया जाता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को शामिल किया जाता है, और उस ह्यूमन रिसोर्सेज में कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं और नई भर्तियां भी आ जाती हैं, तो नई भर्तियों को तभी करना चाहिए जब जरूरत हो, अन्यथा पुराने वाले कर्मचारियों को ही उनको ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं कि मतलब भर्तियां करना, ऐसा नहीं है कि जरूरत है नहीं, पुराने कर्मचारियों की छटनी कर दे रहे हो, नए कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तभी करना चाहिए जब जरूरत हो, अन्यथा पुराने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, वो अपने आगे बढ़ सके और वो उनकी जॉब सिक्योरिटी है यानी नौकरी की सुरक्षा है वो बनी रहे। और जब नौकरी की सुरक्षा बनी रहेगी तो नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है वो आपस में अच्छा स्थापित बना रहेगा। और जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित बना रहेगा तो उससे क्या बढ़ेगी? उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उससे जो उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जब उत्पादकता बढ़ेगी, जब क्या बढ़ेगी? उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ने के साथ में इनकम ज्यादा होगी, यानी फैक्ट्री की इनकम या आय कह सकते हैं, आय ज्यादा होगी। और जब फैक्ट्री या जो उद्योग है उसकी इनकम ज्यादा होगी तो ऑनर की इनकम अपने आप बढ़ेगी, ऑनर की इनकम। और जब जितनी ऑनर की इनकम होगी तो जो ऑनर का टैक्स है, ऑनर जो टैक्स देगा वो भी तो ज्यादा देगा। और जब ज्यादा टैक्स देगा वो किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स जाएगा, और गवर्नमेंट इसी टैक्स का यूज करके हमारे लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगी, नीतियां बनाएगी जो हमारे लिए यूजफुल होंगी, जो हमारे लिए सहायक होंगी। और इससे एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है? देश का विकास होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, यानी आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, आर्थिक विकास होता है देश का। किससे? जब इंडस्ट्री अच्छे से काम करती है, प्रोडक्टिविटी अच्छे से होती है, और प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? देश का आर्थिक विकास होता है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? ट्रेड यूनियन का टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ट्रेड यूनियन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिर क्या होती है ट्रेड यूनियन, और कैसे कैसे ट्रेड यूनियन बनती है, कैसे कैसे कार्य करती है। उन सभी चीजों के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। किसके बारे में सर? ट्रेड यूनियन के बारे में। तो ट्रेड यूनियन के बारे में हम कब पढ़ेंगे? कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो इस कोर्स को जरूर परचेज करिएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको कंप्लीट सिलेबस मात्र 349 रुपए में कराया जा रहा है, एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि नाम मात्र का एक वैल्यू है, एक नाम मात्र की वैल्यू। मतलब आज के समय में अगर आप पिज्जा भी खाने जाएंगे तो अब भी इतने रुपए में अच्छा सा पिज्जा नहीं आ पाएगा। वो बात अलग है कि आप नॉर्मल जगह पर चले जाएं, लेकिन अगर आप अच्छी जगह पर पिज्जा खाने जाएंगे तो 349 रुपए में तो पिज्जा भी ढंग का नहीं आएगा, जितने में मैं आपको ईपीएफओ का कोर्स दे रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ संभल सकती है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।